हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव विद धैर्यम चैनल में। तो जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की एक एनालिसिस सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखते हैं। हमारा 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाय डब्ल्यू सी बनर्जी इन 1885। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बी है, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग बायसनेस ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल। एंड यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इशूज विद due consent of the educated classes. And option D, to determine on which direction and on which basis the work has to be done in the coming year for the Indian public interest. तो इस तरह से हम देखा जाए ना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन एबव। ठीक है, जैसे नन ऑफ द एबव, सॉरी, इसका नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारे इसका क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये 1885 में बन गया था। ठीक है, 1885 में। और ऐसा नहीं था कि एकदम से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था, इसके पहले कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही थी इंडिया में, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, वो बेसिकली कुछ कुछ एरियाज पे वो बात कर रहे थे। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ इशूज़ पे बात कर रही थी। ठीक है, जैसे कि जो सिविल सर्विसेज में एज थी वो कम कर दी गई थी, तो उस इशू पे बात कर रही थी। तो और भी जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था। ठीक है, तो उनकी बॉम्बे से जो इशू थी वो उसको कवर कर रहे थे। ठीक है, तो सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो भी रन कर रही थी, तो उनका कुछ कुछ लोकल मुद्दा हो रहा था। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा 1885 में बनता है। ठीक है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं वो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये भी सिविल सर्वेंट रहते हैं ब्रिटिशर्स में। और ये क्या करते हैं ना कि एक आईएनसी स्टेब्लिश कराते हैं। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा था कि उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो उसको सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है, और इसके फाउंडिंग मेंबर होते हैं ए.ओ. ह्यूम। और इसमें हुआ क्या कि इसमें 72 मेंबर्स थे, 72 मेंबर्स। और ये एक जगह था जिसका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता है। ये बॉम्बे में रहता है। ठीक है, तो यहीं पे बॉम्बे में रहता है, बॉम्बे में, और यहीं पे 72 मेंबर के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखा जाए तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। ये एक फैक्ट हमें याद रखना है कि इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं, इसके प्रेसिडेंट रहते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रेसिडेंट लीड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कुछ और फैक्ट्स देखें ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और फैक्ट देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहते हैं। और इसके पहले क्या होता था ना कि स्टार्टिंग में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रहता है। ठीक है, इसका पहले का नाम, जैसे जब ये इस्टेब्लिश हो रहा था तो इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। ठीक है, बट इस यूनियन को हटा के ना इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया बाय रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नरोजी। ठीक है, भाई दादा भाई नरोजी थे, दादा भाई नरोजी। ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। तो इनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स देख ले तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग और भी कुछ फैक्ट्स देख लें तो ये 1885 में इस्टेब्लिश हो गया था, उस समय प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग देख लें कि फर्स्ट, अगर इसमें भी ये पूछ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनता है इसमें, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो होता है, मुस्लिम प्रेसिडेंट
मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो बदरुद्दीन तैयब बनते हैं, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब, और ये 1887 में बनते हैं, 1887 में। और कहाँ बनते हैं, ये सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तो ये कलकत्ता में होता है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान में रखना कि 1887 में कलकत्ता में ये सेशन ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट और हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रिटिश थे इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट कब बनते हैं, तो 1888 में जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फिर आगे और हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है आगे, तो वो सब चीज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी हम लोगों ने डिटेल देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम ने फाउंड किया था। देखो एओ ह्यूम ने फाउंड किया था। और इस समय एक चीज फैक्ट्स और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय जो वाइसरॉय थे, ठीक है, इस समय जो वाइसरॉय थे उनका नाम था डफरिन, ठीक है, डफरिन। कल भी हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, डफरिन। तो इन्होंने एक वर्ड दिया था इसके लिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, एक तरह का एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, काफ़ी छोटा है, और माइनॉरिटी मतलब कुछ कुछ लोगों का एक समूह है। तो इसलिए इन्होंने नाम दिया था डफरिन ने कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है हमारा, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, ठीक है। ऑप्शन बी है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मैजिस्ट्रेट कंसर्निंग टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। एंड ऑप्शन डी है रिमूवल ऑफ ए ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ। तो इसका आंसर हमारा ना, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुआ था वो आया था 1883 में, ठीक है, 1883 में आता है, ठीक है, इल्बर्ट बिल। और इसके जो ये कार्यकाल उस समय होता है ना, उस समय जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड रिपन रहते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में आता है, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आता है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा था ना, इसमें मुद्दा इसमें यह था कि जो भी इंडियन जजेस होते थे, ठीक है, जो भी इंडियन जज हैं या फिर जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा था कि जो भी इंडियन मजिस्ट्रेट या जज हैं वो सिर्फ पहले क्या होता था ना, बिफोर अगर हम 1883 की बात करें तो पहले क्या होता था कि इंडियन जजेस सिर्फ इंडियंस लोगों का जो सर्कमस्टांसेस या फिर जो भी चीज़ें होती थी वो इंडियन सब्जेक्ट्स पे ही अपना जजमेंट दे सकते थे। बट इल्बर्ट बिल एक ऐसा चीज़ आया जिसमें जो भी इंडियन जजेस होते थे वो ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट्स पे या ब्रिटिशर्स के लॉ पे भी अपना जो भी जजमेंट है वो दे सकते थे इस बिल के अनुसार। तो इससे हुआ क्या कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इससे वो मतलब चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इंडियन जजेस, ठीक है, इंडियन जजेस कैसे हमारे ऊपर हम पे मतलब हम हमारे लोगों पे जजमेंट दे सकता है। तो यही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है इल्बर्ट बिल में, ठीक है। तो वही था रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट कंसर्निंग टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो यही था कि इसमें यही था कि इंडियंस जजेस हैं वो यूरोपियन का मतलब ट्रायल नहीं कर सकते। अगर कुछ भी अगर सपोज करो कि डेथ सेंटेंस मिल रहा है कोई ब्रिटिशर्स को तो उसका जो जजमेंट है वो इंडियन जजेस नहीं दे सकते हैं। तो यही कंट्रोवर्सी था अपना इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बिगेन ओवर, ठीक है। तो ये स्प्लिट ऑफ कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेटेजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन कांग्रेस मूवमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली अगर हम देखें सूरत स्प्लिट में कि अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में क्या क्या इसका कारण रहा था, तो इसका कारण सभी चीज़ रहा था, ठीक है, ऑल द अबव। तो हम लोग देख लेते हैं सूरत स्प्लिट में क्या मुद्दा था और क्या क्या कारण थे इसके। तो सूरत स्प्लिट क्या हुआ था अपना 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है।
तो सूरत स्प्लिट 1907 में होता है। बेसिकली हुआ क्या ना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना बन गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग 1885 में बना था, ठीक है। उसके बाद ये 1905 और 1907 का समय चल रहा था, तो 90 इतने साल में लगभग 15 से 20 साल का समय हो गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी ना, सिर्फ मतलब जो ब्रिटिशर से जो भी एक, जैसे क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया था कि जो भी इंडियन लीडर्स हैं वहाँ पे आके अपनी बातों को रखें, ठीक है, क्या क्या आपको चाहिए आप अपनी बातों को वहाँ रखिए। तो बेसिकली देखा जा रहा था ना कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब 1907 के आसपास आते आते तक ये बहुत सारे मुद्दों पे बात रख नहीं पा रही थी, और सारे मुद्दों पे धीरे धीरे बात रख रही थी, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर से बेगिंग करती थी कि आप इस लॉ को पास करा दीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरीके से ना ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एक मतलब दो धड़ बनते जा रहा था, ठीक है, दो धड़ बनते जा रहा था। एक थे मॉडरेट्स, ठीक है, एक मॉडरेट्स हैं मॉडरेट्स, और एक ग्रुप था अपना एक्सट्रीमिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या ना कि मॉडरेट्स वैसे लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में वैसे लोग थे जो प्रेयर पिटीशन पे भरोसा रखते थे कि प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे ब्रिटिशर्स के सामने कि ये लॉ पास करा दिया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे लीडर्स को हम लोग मॉडरेट्स के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, मॉडरेट के श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि रास बिहारी बोस थे, ठीक है, रास बिहारी बोस थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सारे लीडर मॉडरेट्स में आते हैं। वहीं कुछ लीडर्स थे जैसे उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये हो गया कि वो लीडर क्या है ना कि वो चाहते थे कि आप ये जो ग्रेजुअल तरीके से आप चाह रहे हैं ना कि जो भी चेंजेस आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअल चेंजेस में भरोसा नहीं रखते थे ये एक्सट्रीमिस्ट। वो चाहते थे कि जो भी चीज़ हो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हो और वो तुरंत हो। तो ये इस तरीके के लीडर एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट में जैसे कि लाल बाल पाल के बारे में हम लोग सुनते हैं कि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। क्योंकि इसका एक ये भी कारण था इसमें दो धड़ में अलग होने का, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 1905 में ना, 1905 में क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी, ठीक है, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ उसमें भी कुछ कर नहीं पाई, रोक भी नहीं पाई। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें ये दो धड़ जो बनने का जो कारण था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो इसका ये भी कारण था। और कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ये सूरत स्प्लिट का क्या कारण था। पहला अगर हम लोग कारण देखते हैं तो पहला क्या था कि मॉडरेट्स चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। बट यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाह रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि यहां पे बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल इन दोनों लोगों में से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। तो ये मुद्दा चल रहा था कि इधर से मॉडरेट्स बोले थे कि नहीं रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए, इधर से बोले थे कि नहीं इनको बनाया जाए। और दूसरा अगर हम देख लें सूरत स्प्लिट का कारण देख लें, ठीक है, यही सारे सब स्ट्रेटेजी ये ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा पॉइंट देख ले तो इनका मॉडरेट्स चाह रहे थे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उसमें हुआ क्या कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो मॉडरेट्स चाह रहे थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट है अपना, स्वदेशी मूवमेंट को ये चाह रहे थे ना, मॉडरेट्स चाह रहे थे कि वो बंगाल के रीजन में ही रहे, ठीक है, बंगाल तक ही सीमित रहे, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हो रहा था, जो भी गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, उनको बॉयकट करने की बात कही जा रही थी कि जो भी फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकट किया जाए, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम अपने इंडियन गुड्स पे, इंडियनाइजेशन ऑफ गुड्स या फिर इंडियन गुड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित रहे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाह रहे थे कि ये पूरे इंडिया में हो, ठीक है, आउट ऑफ बंगाल जाए, मतलब पूरे इंडिया में ये हो, ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया में जाए। तो दूसरा पॉइंट ये था। अगर तीसरा पॉइंट देख लें तो मॉडरेट्स चाह रहे थे कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1907 में होने वाला है ये सूरत में हो, ठीक है, ये सूरत में हो। और ये चाह रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि ये जो है ये नागपुर में हो, ठीक है। तो इन सब कुछ डिफरेंसेस के चलते यहाँ पे क्या होता है ना कि स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, और कांग्रेस के दो धड़ बन जाते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो बेसिकली इन सारे कारण के चलते कांग्रेस में एक टूट आती है, ठीक है। इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स उठाते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से चर्चा किया कि स्वदेशी मूवमेंट का ही कारण रहा था जो ये सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट का कारण क्या रहा था? चंपारण सत्याग्रह? नहीं, ऐसा नहीं था। एंटी पार्टीशन, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, ठीक है। द ब्रिटिश प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, नहीं, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं, ये भी नहीं था। तो जो पार्टीशन हो रहा था बंगाल में, ठीक है, उसके लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। जो पार्टीशन हुआ था बंगाल में, तो उसी के लिए क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगर हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ देख लें, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था ना कि बंगाल के रीजन में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बंगाल वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें एक जैसे अमार सोनार बांग्ला था, अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय, ठीक है। अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, नाथ टैगोर के द्वारा, तो ये काफी पॉपुलर हुआ था। और ये बाद में बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम भी बन जाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ये सॉन्ग पॉपुलर हुआ था उस समय। और एक चीज और देख सकते हैं कि एक इस समय ने क्या हुआ कि वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, एक वंदे मातरम एक थीम चल रहा था उस समय, ठीक है। सारे लोग वंदे मातरम गा रहे थे, ठीक है, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गा रहे थे, इसको गा रहे थे। और इसके बारे में अगर हम लोग कुछ जान रहे हैं वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये उस समय का ये एक सॉन्ग था, एक थीम था स्वदेशी मूवमेंट के समय, वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और हम लोग अगर जान ले तो ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम सबसे पहले जो है गाया गया था 1896 में, ठीक है, 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये जो हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये उस समय कलकत्ता में हो रहा था 1896 में, ठीक है, ये सेशन कलकत्ता में होता। तो यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था 1896 के कांग्रेस सेशन में। और ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि 1896 का जो कांग्रेस सेशन था वो आर एन मन्यूसी करके वो लीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट आर एन मयूसी करके थे, ठीक है। तो मयूसी, ये इसको लीड कर रहे थे उस समय 1896 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हम ध्यान में रख सकते हैं कि वंदे मातरम उस समय थीम सॉन्ग था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 के सेशन में गाया था। और ये वंदे मातरम है, ये आनंद मठ से लिया गया है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसमें अमार सोनार बांग्ला भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये कुछ इसमें देखो, स्वदेशी मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बॉयकट, जो कैसे बेसिकली सूरत स्प्लिट इसी का कारण रहा था, ठीक है। ये मॉडरेट्स चाह रहे थे कि उसको बंगाल तक ही सीमित रखें, और बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाए। बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट था क्या कि स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या ना कि जो भी बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था, तो उसको बंगाल तक तो रखना ही था मॉडरेट्स के द्वारा। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि बेसिकली इसमें जो भी फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है, उसको बॉयकट करने की बात कही जा रही थी, ठीक है, बॉयकट। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसका था? जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खादी जैसी प्रोडक्ट हैं, उनको फोकस किया जाए। तो बॉयकट फॉरेन गुड्स एंड यूज खादी, ठीक है, खादी के कपड़े यूज करो, ठीक है, जो भी इंडियन क्लॉथ्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा यूज करने की बात कही जा रही थी। तो बस यही था अपना स्वदेशी मूवमेंट, यही था। फिर और अगर हम लोग कुछ स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देख लें, तो स्वदेशी मूवमेंट में एक्चुअली हुआ क्या ना, स्वदेशी मूवमेंट जो था अपना स्टार्ट होता है 19 जुलाई 1905 में, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में बात कही जाती है कि बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। 19 जुलाई 1905 में बंगाल का पार्टीशन जो है अनाउंस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है। और कुछ आगे हम बढ़ते हैं हम लोग, कुछ डेट, जैसे एक डेट तो अपना ये हो गया 19 जुलाई 1905। फिर एक दूसरा डेट आता है 7th ऑफ अगस्त। 7th ऑफ अगस्त के दिन क्या होता है ना कि इस दिन एक बंगभंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बंगभंग दिवस, बंगभंग
बंगभंग दिवस। तो बंगभंग दिवस में क्या होता है ना कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, ये जो पार्टीशन होता है बंगाल का, ठीक है, बंगाल का जो पार्टीशन होता है उसके इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी के 7 अगस्त को बंगभंग दिवस मनाया जाता है। और इसमें बात कही जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, बॉयकट करेंगे फॉरेन गुड्स को, ताकि ब्रिटिशर्स को पता चले कि क्या हमारी अहमियत है, ठीक है। तो ये 7 अगस्त का ये दिन चल रहा था। और 16 अगस्त को क्या होता है ना, 16 अगस्त को क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, राखी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि राखी बांधा जाता है। और इसको ना इस दिन, ये 16 अगस्त को ना डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। डे ऑफ मॉर्निंग मतलब लोग काफ़ी उदास थे इस दिन कि बंगाल का विभाजन हो गया है, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया है। तो 16 अगस्त को, और फाइनली होता क्या है कि फाइनली अक्टूबर में 1905 में क्या होता है कि एकदम से ये जो पार्टीशन होता है बंगाल का वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फाइनली पूर्ण रूप से जो पार्टीशन होता है बंगाल का वो हो जाता है, ठीक है, अक्टूबर 1905 में। और इसमें होता क्या है ना कि बेसिकली जो बंगाल का जो पार्टीशन होता है वो दो धड़ में होता है, दो तरीके से। कैसे, एक तो अपना हो जाता है ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल, और एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसी में क्या होता है ना कि ईस्ट बंगाल और जो असम वाला रीजन था वो बंगाल से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इस क्वेश्चन से रिलेट ध्यान में रखना है। और भी हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अलग होता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है ना कि एक चीज़ और हम ध्यान में रख सकते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें आगे क्या होता है कि यहाँ तक तो बंगाल अपना अलग हो गया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा है। और फाइनली क्या होता है ना कि दिसंबर 1911 में, ठीक है, दिसंबर 1911 में क्या होता है कि जो बंगाल अपना पूर्वी बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल था ना, जो पहले अभी का वेस्ट बंगाल नहीं, उस समय का वेस्ट बंगाल, उसमें क्या था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सारा जो बंगाल में कनेक्ट था। तो फाइनली क्या होता है ना कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लगभग 22 दिसंबर का दिन होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर का दिन होता है। और इसमें थर्ड दरबार भी लगता है, ठीक है। देखो एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि 3 दरबार होते हैं अपने मतलब उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम में। एक 1877 में एक फर्स्ट दरबार लगता है, दिल्ली दरबार। फिर सेकंड लगता है 1903 में, ठीक है, जिसमें ये पार्टीशन होता है। फिर फाइनली जो थर्ड दिल्ली दरबार लगता है वो ये दिसंबर 1911 में लगता है, थर्ड दिल्ली दरबार। इसमें क्या होता है ना बेसिकली जो किंग रहते हैं ब्रिटिशर्स के, इंग्लैंड के जो किंग होते हैं वो इंडिया में आते हैं। तो इस समय जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं इंडिया में। और वो क्या करते हैं, बंगाल का और पार्टीशन होता है, और इसमें बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाता है। और फाइनली क्या होता है ना कि जो कैपिटल होता है अपना, कलकत्ता से कैपिटल जो है ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। तो ये भी फैक्ट हम इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, आगे कैसे और बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि 22 दिसंबर 1911 को अनाउंस हो जाता है, और कैपिटल है कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें से इसी में क्या होता है कि बिहार एंड उड़ीसा भी क्या होता है, बंगाल से अलग हो जाता है। ये कब होता है, ये 1911 में होता है, ठीक है। अपना ये स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में चल रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है, बंगाल और तरह से आगे टूट जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज ए लोकमान तिलक व्हेन, ठीक है, कब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान तिलक के नाम से जाने लगा। ऑप्शन ए है ही बिकम ए पॉपुलर टीचर, तब जाने लगा। ही स्टेटेड एज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। ऑप्शन सी द गवर्नमेंट एक्यूज हिम इन द रैंड मर्डर केस। ऑप्शन डी है ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था ना कि ये जो रैंड मर्डर केस था, ठीक है, रैंड मर्डर केस में हुआ क्या कि जो रैंड मर्डर केस में चापेकर ब्रदर्स हैं, चापेकर ब्रदर्स हैं। तो इन्होंने ही ये रैंड का मर्डर कर दिया था, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स ने। तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो डिफरेंट मैगजीन्स में लिख के बाल गंगाधर क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे चापेकर ब्रदर्स को, ठीक है। तो इसी से क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कुछ समय तक के लिए जेल में डाल दिया गया था। और उसी समय इन्हें उपाधि दी गई थी लोकमान, ठीक है, लोकमान की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लगभग 1897 का समय था, ठीक है, 1897 का समय था, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, द मुस्लिम इफ कंटेंडेंट एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, ये कोटेशन जो है ये किसने कहा था, हु रोट इट, हु रोट इट। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है ना कि अगर मुस्लिम कंटेंटेड एंड सेटिस्फाई, अगर वो संतुष्ट हैं, खुश हैं, ठीक है, सेटिस्फाई हैं, वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर, मतलब वो ब्रिटिश के पावर में बढ़ाने में काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है अगर मुस्लिम ब्रिटिशर से खुश होते हैं। तो ये कोटेशन बेसिकली डब्ल्यू हंटर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इन्होंने अपने एक बुक में लिखा था, इंडियन मुसलमान बुक था। ठीक है, इंडियन मुसलमान। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा था ये वाला कोटेशन डब्ल्यू हंटर ने। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं ये फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति कौन मतलब किसके फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन ए है अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन बी है पीवी दास, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चक्की एंड ऑप्शन डी बीडी सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त इसका राइट आंसर है। बेसिकली हुआ क्या ना, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था अपने कंट्री में, स्वदेशी मूवमेंट, तो बेसिकली अश्वनी कुमार दत्त क्या है ना, अश्वनी कुमार दत्त एक तरह से एक टीचर्स थे। ठीक है, एक टीचर है और एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर। तो ये क्या कर रहे थे बेसिकली, जो भी पार्टीशन जब हुआ बंगाल का, तो स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, अपने रीजन के अराउंड इसको स्प्रेड कर रहे थे। और इसमें ये बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, फॉरेन गुड्स है, टीचर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ये लिखते भी अच्छा थे। ठीक है, और इसमें ये बेसिकली बॉयकट की बात कर रहे थे, जो भी फॉरेन गुड्स है। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की बात कर रहे थे और इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे कि जितने भी फॉरेन गुड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बॉयकट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि खादी, उसका यूज़ ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा किया जाए। ठीक है, खादी के यूज़ पे ज़्यादा मतलब यूज़ ज़्यादा किया जाए, इंडियनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसमें एक चीज़ और हम इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि अश्वनी कुमार दत्त का एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, बरिसियाल हितैषी न्यूज़पेपर था इनका, एक न्यूज़पेपर। ठीक है, बरिसाल हितैषी न्यूज़पेपर, ये इनका एक अश्वनी कुमार दत्त का एक न्यूज़पेपर था जिसमें ये तमाम तरीके की चीज़ लिखा करते थे कि कैसे किस तरीके से फॉरेन जो भी गुड्स हैं उनका बाइकआउट किया जाए और इंडियन जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे खादी का, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए इन सब चीज़ों का। तो ये हम इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, द वंदे मातरम सॉन्ग बिकम इटसेल्फ रिलीजियस मंत्रा ड्यूरिंग विच इंसिडेंट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस समय ये बंगाल पार्टीशन के समय ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और वंदे मातरम के बारे में हम लोगों ने देखा कि वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें यह भी देखा था कि 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है कलकत्ता में, तो उसमें ये इस गाने को गाते हैं वंदे मातरम को। और ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल दिखा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है। ठीक है, फरवरी 4 1922, जनवरी 26 1857, अगस्त 15 1857, दिसंबर 25 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 4 1922। ठीक है, तो इस समय चौरी चौरा एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट था क्या। ठीक है, देखो एक होता क्या ना कि 1920 के अराउंड में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली इस मूवमेंट का ये था मतलब मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो भी ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसीज उनकी चल रही है तो उसको बेसिकली बॉयकट किया जाए। ठीक है, बॉयकट मतलब उनको साथ ही नहीं दिया जाए, कॉपरेट नहीं किया जाए। तो बस यही मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम लोग कुछ पॉइंट देख सकते हैं कि इस सेशन में को ऑर्गेनाइज 1920 में किया गया था। ठीक है, फाइनली ये जैसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज 1920 में हो गया था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये 1921 जनवरी से शुरू हुआ था। ठीक है, 1921 जनवरी में ये फाइनली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1920 में क्या होता है ना कि कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में, और एक सितंबर में भी होता है, सितंबर 1920 और एक दिसंबर 1920। ठीक है,
तो ये दो एक स्पेशल सेशन आया था, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है कि 1920 में जो अगस्त वाला समय होता है, इसी समय होता क्या ना कि एक बाल गंगाधर तिलक थे, जैसे हम लोग देखा था कि बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और वो क्या कहते हैं कि उनके देहांत हो जाती है 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। और उसी में क्या किया जाता है ना कि तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ठीक है। तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। तो तिलक स्वराज फंड का उद्देश्य ये था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके ताकि इस मूवमेंट को आगे तक बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इसका मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि हम ताकि स्वराज हमारे कंट्री में आए, ठीक है। स्वराज मतलब सेल्फ, हम इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल कर सके कंट्री में। बेसिकली इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यही उद्देश्य था, और इसमें तिलक स्वराज फंड स्टार्ट होता है। और ये तो 1 अगस्त को ये स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब फॉर्मली नहीं, एक ऑफिशियली नहीं, फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन फाइनली होता क्या है कि सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। ये स्पेशल सेशन नागपुर में होता है, ठीक है। स्पेशल सेशन नागपुर में बुलाया जाता है, और इसमें लाला लाजपत राय क्या होता है, इसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और ये सेशन कहाँ होता है, ये नागपुर में होता है, ये नागपुर में, ठीक है। और इसमें बात की जाती है कि कैसे नेशनल मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको स्टार्ट करने की बात कही जाती है। और फाइनली दिसंबर में 1920 में, जो हर साल दिसंबर के मौसम में, दिसंबर के समय होता था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रेसिडेंट जो होता था ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चलता था प्रेसिडेंटशिप, तो 1920 में से फाइनली क्या किया जाता है, इसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है। और स्टार्ट अपना जनवरी 1921 से क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बेसिकली इसमें तो यही था कि ब्रिटिशर्स को हम लोग कॉपरेट नहीं करना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, तो किस तरह से नहीं करना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, या फिर जो भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो क्या करें, कॉलेज नहीं जाएं, स्टूडेंट क्या करें, स्कूल नहीं जाएं, ठीक है। जो भी एडवोकेट है वो अपना जो एडवोकेटशिप है वो छोड़ दें, ठीक है। तो इस तमाम तरीक़ों से ना ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही थी। और साथ के साथ एक चीज़ और था कि जैसे कि जो अल्कोहल शॉप होता है उस पर पिकेटिंग कर दिया गया, मीन्स अल्कोहल शॉप को ब्लॉक कर दिया गया कि कोई भी लोग अल्कोहल शॉप पे जाके मतलब जो शराब है वो नहीं खरीदें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होगा उनको पैसों का। तो इन सब चीज़ों से ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब ये आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। और इसी के साथ क्या हुआ ना कि एक खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो खलीफा का जो ऑटोमन एम्पायर का ऑटोमन एम्पायर जब नीचे गिर रहा था, ठीक है, उसकी पतन की ओर बढ़ रही थी, तो वहाँ से जो खलीफा का जो शिप था वो हटाने की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो उससे क्या हुआ ना कि जो खिलाफत मूवमेंट था इंडिया में भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसको खिलाफत मूवमेंट को अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वही खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मीन्स मर्ज कर दिया ताकि ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या हो रहा था ना कि पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रहा था, ठीक है। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा इस मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित थे कि ये मूवमेंट हमें इंडिपेंडेंट दिलाएगा। लेकिन फाइनली होता क्या ना कि लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। और 4 फरवरी का एक दिन आता है, 4 फरवरी का दिन आता है, गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जगह होता है, ठीक है। गोरखपुर यूपी में एक जगह है, वहाँ पे चौरी चौरा जगह है बेसिकली। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक वायलेंट हो जाते हैं। एक प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था, ठीक है, प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था। तो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब शांति से चल रहे थे, मार्च कर रहे थे। लेकिन वहाँ से एक जत्था एक पुलिस का आता है और उन पर फायरिंग करता है। तो फायरिंग में होता क्या ना कि लगभग 3 लोग मारे जाते हैं, 3 सिविलियन मारे जाते हैं, यहाँ पे 3 सिविलियन किल्ड मारे जाते हैं। और इसी के रिटेलिएट में जो पीपल्स थे वहाँ पे जो मार्च कर रहे थे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे चौरी चौरा में एक पुलिस थाना होता है, ठीक है, पुलिस लाइन होता है। तो वहाँ पे लगभग 22 पुलिसमैन होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ये 3 सिविलियन मारे जाते हैं ना, तो ये जो 22 पुलिसमैन हैं वो जो पुलिस लाइन होता है उसके अंदर चले जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि सारे जो भी सिविलियंस थे बाहर में वो क्या करते हैं कि उस पुलिस थाने को आग लगा देते हैं। और ये जो 22 पुलिसमैन हैं वो क्या होते हैं, वो भी उसी के अंदर मारे जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं देखा गया कि गांधी जी देखे ना कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। मतलब लोग अभी तैयार नहीं हैं, ठीक है, जो भी मास मूवमेंट के लिए भी लोग रेडी नहीं है। तो ये चौरी चौरा मूवमेंट से क्या होता है कि ये एक देखा जाए तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही चौरा चौरा का इंसिडेंट जो है 4 फरवरी को होता है। और ये कुछ बेसिक्स हम देख सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बाय राइटिंग अबाउट द इंडियन ग्लोरियस पास्ट अर्गिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स। सेकंड ऑप्शन है बाय अर्गिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। सी है बाय रीइंटरप्रेटिंग द हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया एज ए बैकवर्ड प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ मोर देन अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन अबव। ठीक है, मोर देन अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु सक्सेसफुली लीड द बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह को कौन लीड किया था? बारदोली सत्याग्रह को वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह बेसिकली बारदोली सत्याग्रह 1928 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इसमें बेसिकली बात ये कही जा रही थी कि जो पीजेंट हैं उनका टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, इसमें पीजेंट के टैक्स को कम कर दिया जाए, बेसिकली कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, इस पर बात चल रही थी बारदोली में। तो इसमें क्या होता है ना कि वल्लभ भाई पटेल इस यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह में को लीड कर रहे थे। तो इससे जो वहाँ की फीमेल थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि यहीं पे मिला था इनको, सरदार। तो यहीं से इनका नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि जो वहाँ की जो फीमेल्स थी, जो भी लेडीज़ थी, उन्होंने सरदार की उपाधि दी, क्योंकि ये जो बारदोली सत्याग्रह चल रहा था वो सक्सेसफुल हो गया था, पीजेंट की टैक्स रिमूव हो गई थी वहाँ पे, तो इन्हें सरदार की उपाधि मिल जाती है। और अगर हम कुछ वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखें, तो ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, और नेहरू इन्हें बोला करते थे कि ये नेहरू बोलते थे कि ये नेशनल बिल्डर। ठीक है, मतलब नेशनल बिल्डर एंड क्रिएटर है, नेशनल बिल्डर एंड क्रिएटर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स नेहरू इन्हें बोला करते थे, क्योंकि इन्हें काफ़ी अच्छा योगदान दिया था इन्होंने। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो काफ़ी सारे जो रियासतें थे उनको मर्ज किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूजेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यूज़ किया था? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन ए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चंपारण हो जाएगा। ठीक है, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो नॉन कॉपरेशन का होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हो रहा था कि कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी जो आप लॉ बनाओगे उसमें हम कॉपरेट नहीं करेंगे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि हम उस लॉ को ही ब्रेक कर देंगे। ठीक है, लॉ को तोड़ेंगे। तो इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है गांधी का, कि गांधी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था? वो चंपारण था। तो कुछ हम चंपारण के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चंपारण मूवमेंट 1917 में स्टार्ट होता है। ठीक है, 1917 में। ये बेसिकली बिहार का एक रीजन है। ठीक है, चंपारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इंडिगो का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इंडिगो का कल्टीवेशन। तो इसमें जो भी वहाँ के पीजेंट्स थे उनको जो भी लैंड था उनका, जैसे कि अगर देखा जाए तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उस 20 कट्ठे में तीन जो कट्ठा होता है, तीन जो पार्ट होता है 20 कट्ठे का, वहाँ उस पोर्शन पे क्या था? इंडिगो का कल्टीवेशन करना अनिवार्य था। तो इस इंडिगो कल्टीवेशन से हुआ क्या ना कि जो भी लैंड इंडिगो कल्टीवेशन से होता क्या ना कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा था कि लैंड की प्रोडक्टिविटी तो रिड्यूस हो ही रही थी, और इससे नील की खेती से हो क्या रही थी ना कि एक डाई बनाया जाता था। ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे इस डाई रंग का। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि रसिया और जर्मनी जैसे कंट्री में क्या हुआ ना कि आर्टिफिशियल कलर का पता लगा लिया गया था या फिर बन गया था। तो इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी घटते जा रहा था। ठीक है, जो इंडिया में जो इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था तो उसका महत्व काफ़ी घट गया था। लेकिन हुआ क्या कि 1919 के आसपास 1919 नहीं मतलब 1914 से क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था। तो वो जो इम्पोर्ट कर रहे थे वहाँ से ना, जो जर्मनी से जो इम्पोर्ट हो रहा था आर्टिफिशियल जो डाई था उसका वो घट गया। तो फिर यहाँ से डिमांड बढ़ते गया, जो चंपारण वाला जगह है वहाँ से डिमांड बढ़ गया इंडिगो का।
लेकिन दिक्कत क्या रही थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि जो रेंट पे करना था, ब्रिटिशर्स को जो पैसा देना था वो काफ़ी कम दे रहे थे पीजेंट्स को। तो पीजेंट इससे भी काफ़ी नाराज थे, और दूसरा की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी रिड्यूस हो जा रही थी। तो इसी के चलते लोग काफ़ी नाराज थे यहाँ पे पीजेंट में। तो एक राजकुमार शुक्ला नाम के आदमी होते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये कुछ लोगों के साथ जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? 1960 में लखनऊ सेशन होता है, 1960 में लखनऊ, ठीक है, 1960 में लखनऊ सेशन होता है। तो लखनऊ सेशन में को लीड कर रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता था वो लखनऊ में हो रहा था 19, इसको लीड कर रहे थे AC मजूमदार, ठीक है। तो इसी में जाते हैं राजकुमार शुक्ला, और यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी भी इस सेशन को अटेंड कर रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला अपने मतलब कुछ साथी के साथ जाते हैं, जैसे कि पीर मोहम्मद म्यूनिस, नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, तो और कुछ और भी साथी थे, उनके साथ जाते हैं लखनऊ सेशन में। और गांधी जी को ये बात बताते हैं कि इस चीज़ से जो चंपारण में ये इससे इंडिगो के कल्टीवेशन से लोग काफ़ी परेशान हैं, वहाँ के पीजेंट्स काफ़ी परेशान हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ के देखते हुए हम आते हैं वहाँ पे। तो फाइनली अप्रैल 1917 में, ठीक है, ये सेशन 1916 में हो रहा था, और अप्रैल 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं और वो चंपारण जाते हैं और देखते हैं वहाँ की दुर्दशा को, देखते हैं जो क्या कि चंपारण में क्या हो रहा है, किस तरह से पीजेंट्स काफ़ी परेशान हैं। तो फाइनली क्या होता है कि वहाँ पे वहाँ के जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो गांधी जी को बोलते हैं कि ठीक है गांधी जी, आप एक डिटेल रिपोर्ट बनाइए, ठीक है, जो भी डिटेल रिपोर्ट होगा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फाइनली गांधी जी अपना एक डिटेल रिपोर्ट जो है मई में सौंपते हैं, ठीक है, मई, तो ये अप्रैल में आ गए थे, मई 1917 में एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और फाइनली क्या होता है ना कि एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया जाता है यहाँ पे, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनता है। और इस कमेटी में क्या होता है कि सारे जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, जो भी पीजेंट्स की परेशानियां थी कि इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करना है, ठीक है, जो भी आप पैसा ले रहे हो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी में जो भी रिकमेंडेशन दिया वो फिर फाइनली क्या होता है कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट बन जाता है, चंपारण एग्रेरियन एक्ट बन जाता है, और ये सारी समस्या क्या होती हैं कि दूर हो जाती हैं। तो इसी में क्या हुआ ना कि गांधी जी का, इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी मूवमेंट बोला जाता है, चंपारण मूवमेंट को। और अगर हम लोग इसी में खेड़ा का भी देख लेते हैं, खेड़ा और अहमदाबाद, ये भी क्या था, गांधी जी का एक मूवमेंट था। तो अहमदाबाद क्या था ना, अहमदाबाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का। इसमें क्या हो रहा था कि अहमदाबाद में एक कॉटन मिल का एक फैक्ट्री था, वहाँ पे क्या होता है कि प्लेग आ गया था, ठीक है, प्लेग आ गया था, एक बीमारी आ गई थी। तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स थे वो फैक्ट्री को छोड़ के जाने लगे थे। तो वर्कर्स छोड़ के जा रहे थे, तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने कहा वर्कर से कि आप लोग आइए काम कीजिए, हम कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपको देंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस देंगे आप लोग को, आप काम कीजिए। तो वर्कर्स आ जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है कि जैसे ही ये जो बीमारी था, प्लेग खत्म होता है, तो सारे वर्कर बोलते हैं कि हमें तो बोनस जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो इसी में क्या होता है ना कि जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्री के और जो भी वर्कर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं लोग। और तो इसी में क्या होता है कि गांधी जी को बुलाया जाता है कि गांधी जी ये सारी समस्याएं, तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, बात तो सही है। तो इसी में गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं, और जो बोनस देने की बात कही जा रही थी वो लगभग 35%, पहले 50% था कि 50% देने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर क्या होता है कि 35% पे बात हो जाती है। और ये एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी का एक सेकंड मूवमेंट था जिसमें हंगर स्ट्राइक हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और हम लोग खेड़ा की बात कर लें तो खेड़ा भी गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में है। तो ये भी मूवमेंट 1918 में हुआ था, ठीक है, 1918 में हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था ना कि खेड़ा वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने से क्या हुआ कि जो फसल थे वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गए थे। तो इससे पीजेंट्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुआ, और लॉस ये हुआ क्या कि जो भी रेंट पे करना था ब्रिटिशर्स को वो पीजेंट्स पे ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसी मूवमेंट में क्या हुआ कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का खेड़ा था। तो इसमें गांधी जी एक मूवमेंट चलाते हैं और जो भी किसानों की बात थी उसे मान ली जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो गांधी जी का ये 3 मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट सत्याग्रह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे उसको डिस्कस करते हैं। 47 क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, ठीक है, किस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन की बात कही जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1929 लाहौर सेशन में।
ठीक है। लाहौर सेशन इसको, इसमें जो आईएनसी का सेशन था इसे लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कहाँ लीड कर रहे थे? ये लाहौर में हो रहा था। लाहौर उस रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो रहा था कि इस सेशन को लीड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें बात कही गई कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस में स्वराज की बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी समय आगे क्या होता है कि ये 1929 दिसंबर का समय चल रहा था और फाइनली 26 जनवरी 1930 को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है। और रावी नदी के किनारे फ्लैग, जो ट्राई कलर अपना फ्लैग है, उसको होस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर सेशन। इसी में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर इसी में हम आगे देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है, अपना 48 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कैसे लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है। और इसी के आगे देखा जाए तो फाइनली होता क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब कि जो भी लॉ है ब्रिटिशर्स का उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यही है, तो लॉ ब्रेक करेंगे, तो इसे ही हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं हम लोग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो साल्ट सत्याग्रह उसका एक पार्ट रहता है। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था कि लॉ को ब्रेक करना है। तो लॉ को किस तरह से ब्रेक करना है? साल्ट का जो पहले क्या होता था ना कि साल्ट पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1883 में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन का समय था, उस समय साल्ट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ ना कि अपना 1930 में, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है और उसमें रखा जाता है कि हम लोग लॉ को ब्रेक करेंगे। तो साल्ट एक महत्वपूर्ण हथियार अपनाया जाता है कि साल्ट को ही ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि साल्ट क्या है कि हर घर में यूज होता है। तो इसी को एक हथियार बना दिया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या रहा कि व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल, क्या गोल था? रिपील ऑफ साल्ट लॉ, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो इसका मोर देन अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर देन अबव इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसमें हो क्या रहा था ना कि साल्ट सत्याग्रह के बारे में देख लें, तो इस साल्ट सत्याग्रह के बारे में देख लें तो ये क्या है? ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हुआ क्या कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी अपने लगभग 78 फॉलोवर्स के साथ, ठीक है, 78 फॉलोवर्स के साथ, गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ साबरमती से, ठीक है, साबरमती जगह है, वहां से साबरमती से डांडी तक जाते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं डांडी तक, और ये लगभग 386 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, 386 किलोमीटर के आसपास होता है। और इसमें क्या करते हैं सारे लोग क्या है कि खादी के वस्त्र पहन के, ठीक है, खादी का कपड़ा पहन के, खादी में ड्रेसअप होके वो क्या करते हैं कि पैदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या होता है कि एक वेब मिलर नाम का एक पत्रकार होता है, वेब मिलर। ठीक है, ये क्या होता है? अमेरिका का होता है, ये अमेरिकन पत्रकार होता है। ठीक है, ये अमेरिका का था, यूएसए का था। तो ये पत्रकार क्या होता है ना, ये सारे चीज़ों को देख रहा था। ठीक है, सारे चीज़ों को देख रहा था। तो इसमें ये एक चीज़ गौर करता है कि जो सारे के सारे 78 फॉलोअर्स हैं गांधी जी के साथ जो जा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग खादी पहने हुए हैं, खादी के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट। तो ये लग रहा था जैसे कि वाइट फ्लो ऑफ रिवर बह रहा है। ठीक है, ये एक कोट लिखता है कि वाइट फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिखता है कि वेब मिलर लिखता है कि ये ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि एक सफ़ेद दूध की नदी चल रही हो। ठीक है, तो ये एक अपना वेब मिलर कोट करता है। और इसमें देखें ना तो 78 फॉलोअर में अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिहार में एक गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है, गिरिवरधारी चौधरी, जिसे हम लोग कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है, कारो बाबू। तो बिहार से एकमात्र इसमें से एक फॉलोवर थे गिरिवरधारी चौधरी, जिसे कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक फॉलोवर थे, ठीक है, बिहार की तरफ से। और हम लोग आगे देखें तो ये डांडी, साबरमती से डांडी तक चलता है। और ये स्टार्ट होता है कब? ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये स्टार्ट होता है 6 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, 6 मार्च से शुरू होता है और 12 अप्रैल को क्या होता है? 12 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, 12 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है। और इसमें हम लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं कि ये देखो, ये तो चल रहा था गुजरात में। ठीक है, गांधी जी इसको गुजरात में लीड कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट जगह, जैसे कि अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में भी साल्ट को ब्रेक किया जा रहा था।
ठीक है, बिहार में भी। जैसे बिहार में देख ले तो पटना में अंबिका कांत सिंह थे, ठीक है, पटना में देख लें, पटना में अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह। और हम लोग देख लें अगर दरभंगा में देख लें तो सत्यनारायण सिंह थे, सत्यनारायण सिंह। और देख सकते हैं हम लोग भागलपुर में देख लें कि भागलपुर में से कौन लीड कर रहा था, भागलपुर में तो महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ। और मुंगेर में देख लेते हैं हम लोग, मुंगेर में से कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और पटना में क्या होता है कि नकास पिंड जगह है, ठीक है, नकास पिंड जगह है, तो वहाँ पे साल्ट को ब्रेक किया जा रहा था। और अगर हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिहार में साल्ट को तो बनाया जा रहा था, साल्ट, ठीक है, और एक चौकीदारी टैक्स था, ठीक है, बिहार में क्या था कि चौकीदारी टैक्स लगाया गया था। तो बात कही गई वहाँ पे लीडर्स के द्वारा कि आप जो चौकीदारी टैक्स है उसको ना दें, ठीक है, मतलब लॉ को ब्रेक करना था। तो एक साल्ट सत्याग्रह की तरह भी ब्रेक किया जा रहा था और चौकीदारी टैक्स बिहार में दिया जा रहा था, ठीक है। बेसिकली चौकीदारी टैक्स में होता क्या था कि कोई भी गांव में एक चौकीदार को रख दिया जाता था और उसका काम होता था कि आप गांव की देख रेख कीजिए, ठीक है, गांव में क्या कुछ हो रहा है आप उसको देखिए और गांव को मतलब सेफ बना के रखिए, ठीक है। बट होता क्या था कि जो चौकीदार था वो क्या करता है कि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि पैसा तो गांव वालों से लेता है चौकीदारी करने का, लेकिन वो सारा इन्फॉर्मेशन गांव में, उस समय क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होने लगी थी, ठीक है, 1930s के अराउंड में। तो वो चौकीदार क्या करता था कि जो भी गांव में जो भी चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, कौन लोग आ रहा है गांव में, कौन जान रहा है, कौन जा रहा है, तो ये सारी बातें जो सीक्रेट बातें होती थी वो ब्रिटिशर्स के एजेंट को जाके बताता था। तो वहाँ पे एक बात कही गई बिहार में कि जो चौकीदारी टैक्स है, ठीक है, चौकीदारी टैक्स है उसको भी आप लोग ब्रेक कर दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु लेड द सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डिसीजन टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टेकन एट, तो कहाँ से लिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था कि ये लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, 1929, रावी नदी के किनारे लाहौर में। तो वहीं पे क्या हुआ कि डिसीजन लिया गया कि नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग लॉ को ब्रेक करेंगे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें, ठीक है, इंडिया को पूर्ण स्वराज मिले। और यहाँ पे लाहौर के पास जो रावी नदी थी वहाँ पे एक झंडा भी फहराया जाता है, ठीक है, जो 26 जनवरी 1930 को फहराया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग इस क्वेश्चन से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना 51 क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929। देखो खुदाई खिदमतगार 1929 में कौन ऑर्गेनाइज किया था, अब्दुल गफ्फार खान, अली ब्रदर, अंसारी ब्रदर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। जो अब्दुल गफ्फार खान है वो खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने 1929 में। बेसिकली अब्दुल गफ्फार खान को फॉरेंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेंटियर गांधी, ठीक है, फॉरेंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कर रहे थे ना कि रेड शर्ट्स का यूज़ करते थे, ठीक है, कुछ भी प्रोटेस्ट करने के लिए रेड शर्ट्स का यूज़ कर रहे थे ये, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देख लें कि फॉरेंटियर गांधी, इनको मतलब गांधी का रिस्पेक्ट देने के लिए गांधी को लोग, वहाँ के लोग ने, ठीक है, अम्बूलाल करके अम्बूलाल थे, इन्होंने इन्हें फॉरेंटियर गांधी का उपाधि दिया था, ठीक है, अम्बूलाल। और इन्हें गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेंटियर गांधी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, खुदाई खिदमतगार फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान वाज आल्सो नोन एज, तो इसे हम लोग रेड शर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा भी, रेड शर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज डज डांडी मार्च लास्ट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिटेल देखा डांडी मार्च कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये 12 अप्रैल को क्या होता है 1930 को ये फिनिश हो जाता है। तो ये लगभग 24 दिनों तक चला था,
ठीक है, ये 24 दिनों तक चला था। तो इसे ये भी हमें ध्यान में रखना है डेट के बारे में। तो डिटेल हम लोग ने इस क्वेश्चन के बारे में देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन नंबर। इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था गांधी ने? तो साबरमती से स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो दांडी तक जाते हैं, ठीक है। तो साबरमती से स्टार्ट करके वो दांडी तक जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल देखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द वेदाराम सत्याग्रह, ठीक है, वेदाराम सत्याग्रह इन अप्रैल 1930, ठीक है। तो इसे स्टार्ट किया था सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने स्टार्ट किया था इसे। बेसिकली ये जो वेदाराम सत्याग्रह है, ये जो साल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसी के तौर पे मद्रास में, ठीक है, मद्रास वाले रीजन में सी राजगोपालाचारी ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये भी इसी के तर्ज पे, जैसे जो साल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसी के तर्ज पे यहाँ पे मद्रास वाले रीजन में तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तंजौर वाले डिस्ट्रिक्ट में, तंजौर डिस्ट्रिक्ट है मद्रास, उस समय मद्रास हुआ करता था, अभी तो तमिलनाडु है, ठीक है। तंजौर डिस्ट्रिक्ट में एक मार्च निकालते हैं और सी राजगोपालाचारी इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग सी राजगोपालाचारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें तो सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जी, ठीक है, जो कि राजा जी एक नेशनल पार्क भी अपना उत्तराखंड में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, और राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और कुछ हम लोग अगर देख लें सी राजगोपालाचारी के बारे में, तो सी राजगोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जब भारत आज़ाद हो गया था तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में अगर हम लोग कुछ और फैक्ट्स देख लें तो 1944 में, ठीक है, 1944 में एक सीआर फार्मूला आता है, ठीक है, सीआर फार्मूला, ठीक है, जिसे सी राजगोपालाचारी फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें हुआ क्या ना, सी राजगोपालाचारी फार्मूला में जो भी कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, बेसिकली उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गई थी, ठीक है, कांग्रेस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गई थी। तो उसी डिफरेंसेस को कम करने के लिए एक सीआर फार्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था, और इसे सीआर फार्मूला को गांधी जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, गांधी जी सपोर्ट किए थे इस फार्मूला को, ठीक है। तो इस फैक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 56 क्वेश्चन है, विच हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि तंजौर से स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है, मद्रास में एक जगह है तंजौर, और इसे सी राजगोपालाचारी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और साल्ट सत्याग्रह के तर्ज पे ही इन्होंने मद्रास में स्टार्ट किया था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कस्तूरबा गांधी, मिसेस एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये 1917 में, ठीक है, 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता का सेशन हुआ था, उसी में ही एनी बेसेंट इस सेशन को लीड कर रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें तो देख सकते हैं हम लोग एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट क्या है ना, एनी बेसेंट जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। इसमें बेसिकली इसको स्टार्ट कौन किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी को इसको कर्नल ऑकलॉट और मैडम ब्लावास्टिकी ने शुरू किया था, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था और इंडिया में इसे एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग देख ले कुछ फैक्ट्स तो एक होम रूल लीग था, ठीक है, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग एक इंडिया में बनाया गया था। तो बेसिकली होम रूल लीग में ना बेसिकली हुआ क्या कि दो लोग थे, एक तो अप्रैल
अप्रैल 1917 वाले पार्ट में इसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अप्रैल वाले जो सेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, ये था इंडिया होम रूल लीग, इंडिया होम रूल लीग। तो इसे लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनका जो रीजन था बॉम्बे छोड़ के सारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है और उस समय सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, उस रीजन को बाल गंगाधर तिलक ने लीड कर रहे थे। और इसका हेडक्वार्टर होता है पूना, ठीक है, पूना इसका हेडक्वार्टर होता है, पूना हेडक्वार्टर था। और अपना एक ऑल इंडिया होम रूल लीग चल रहा था, ठीक है, इसके साथ साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग, HRL का मतलब है होम रूल लीग, ठीक है। इसे लीड कर रही थी एनी बेसेंट, इसे ही लीड कर रही थी एनी बेसेंट, ठीक है, इसे रीड कर रही थी एनी बेसेंट। और अगर हम लोग इसमें कुछ और देख लें तो एनी बेसेंट बेसिकली क्या ना कि इनका जो कार्यकाल था सितंबर में शुरू किया था इन्होंने, सितंबर 1917 के अराउंड में, ठीक है। और इनका जो रीजन था वो पूरा साउथ वाला जो पोर्शन था उसको लीड कर रही थी एनी बेसेंट। और अगर हम लोग देख लें कि एनी बेसेंट का एक कुछ मुख्य न्यूज़पेपर था या फिर मैगजीन भी बोल सकते हैं, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, ठीक है, द कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनका जनरल्स था, ठीक है, एनी बेसेंट का, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं और ये कलकत्ता सेशन में बनती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, ये प्रेसिडेंट बनती है इंडिया में। और होम रूल लीग के बारे में देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसको एनी बेसेंट इसको लीड कर रही थी, ठीक है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर था, इससे एनी बेसेंट लीड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो देखो बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1914 के राउंड में इंडिया में हो रहा था। उस समय क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वार का समय भी चल रहा था, ठीक है, 1913 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार भी चलता है। तो उस समय ब्रिटिशर्स इंडियंस की बात ज़्यादा सुन नहीं रहे थे, ठीक है, वो वॉर में बिजी थे। तो जो इंडियंस थे, ठीक है, वो अपने तौर पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिविजुअली लोग क्या करेंगे, मार्च करेंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए, क्योंकि लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे उस समय, क्योंकि वॉर का समय चल रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा वॉर में बिजी थे सब लोग, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1914 में। तो इसके जो पहले लीडर थे, पहला स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू ने। फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। तो क्वेश्चन में हमसे थर्ड सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट कौन थे, कौन लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये विनोबा भावे थे, ठीक है। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसे विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज यहीं तक हम लोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs देखा है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।